Hello students, so we are on the next part of the current electricity series. Now this is part number 11 and now we are on the series and parallel combination of resistance. तो बेसिकली हम आज के वीडियो के अंदर हमारा जो एजेंडा होगा वो ये होगा कि हम लोग सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन अच्छे से समझ लें, उसके कुछ बेसिक्स को सीख लें, उसके बाद उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हम कर लें, ठीक है ना। और उसको अगर हम कंप्लीट कर पाएं तो फिर हमारा कल का एजेंडा होगा, यानी नेक्स्ट लेक्चर का एजेंडा होगा सिमेट्रिक सर्किट, है ना। तो इस तरीके से सिमेट्रिक सर्किट फिर और भी काफी सारी चीजें हैं, हम उसके अंदर जाते रहेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी अपने आप में एक थोड़ा बड़ा ही चैप्टर है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे सब पार्ट्स हैं, है ना। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट से लेकर ये चैप्टर बना हुआ है। तो चलो हम लोग आज आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। और इस वीडियो में हम आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ाना चाहेंगे। ऑलरेडी ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आप अपने 10th स्टैंडर्ड्स में पढ़ चुके हैं, आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए थे। आपको दो तरह के कॉम्बिनेशंस के बारे में बताया गया था, एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है और एक तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। और ये दोनों ही कॉम्बिनेशन को हमें थोड़ा सा पढ़ना है फिर से, पर आज हम सिर्फ उतना ही नहीं पढ़ेंगे कि भाई एक रेजिस्टेंस R1 है, एक रेजिस्टेंस R2 है जो इस तरह से लगा हुआ है तो इसको हम सीरीज कहते हैं, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अच्छा, कुछ लोगों के, कुछ बच्चों के दिमाग में ना ये कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होता, व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, व्हाई वी आर यूजिंग द टर्म इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। भाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब ये है, सबसे पहले मैं बता दूं ये टॉपिक ही क्यों पढ़ते हो आप। क्या होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर आजकल देखो तुम ट्रेंड क्या चल रहा है कि भाई सर्किट को ना बड़ा छोटा 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 छोटा, जितना कॉम्पैक्ट साइज का बनाओगे उतना अच्छा। आजकल देखो सिचुएशन इवॉल्व कैसे हो रही है, सिचुएशन इवॉल्व ऐसे हो रही है कि पहले ना बहुत बड़े फोन होते थे और बहुत कम फीचर होते थे। फिर क्या हुआ, बड़े फोन से फोन छोटे हुए और वही फीचर्स को एम्बेड किया गया, यानी उनके अंदर डाला गया। फिर छोटे फोन हुए तो और फीचर्स बढ़े, तो फिर और फोन बड़े होते गए, फिर बड़े 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 होते गए क्योंकि फिर वो फीचर्स बहुत सारे आने लगे। फिर अब उतने बड़े सारे फीचर्स को फिर छोटे फोन में एम्बेड करने के लिए फिर फोन का साइज छोटा हुआ। एक्चुअली क्या हुआ कि सर्किट को कैसे, बल्कि सर्किट को, बड़े सर्किट को कैसे छोटा कॉम्पैक्ट साइज का सर्किट बनाया जाए, उसका ही एक पार्ट कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस है। भाई क्या होता है कि अगर मुझे किसी सर्किट के अंदर 3, 4, 5, 6, 7, 8 रजिस्टर्स लगाने हैं और ये रजिस्टर्स लगा के मेरा सर्किट बड़ा बल्की हो गया है, बड़ा सा हो गया है, उसे छोटा करना, उसे कॉम्पैक्ट साइज का करना, उसे एक बहुत डिसेंट शेप साइज में ले आना, उसका मतलब होता है कॉम्बिनेशन। आप क्या करेंगे भाई, 2 या 3 या 5 या 10 रजिस्टर्स को रिप्लेस करोगे उसके एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के साथ, तब आपकी वो जो पूरी की पूरी इतनी सारी बल्कीनेस थी सर्किट की वो रिड्यूस हो जाएगी, सर्किट कॉम्पैक्ट साइज का हो जाएगा। और कॉम्पैक्ट साइज, अच्छा सर यानी क्या है कि जो बड़े फोन से छोटे फोन हुए उसमें सब में रजिस्टर के इक्विवेलेंट लगा दिए, ऐसा नहीं कह रहा हूं भाई। इट इज वन ऑफ द थिंग, इट इज नॉट एवरीथिंग, इट इज वन ऑफ द प्रोसेस, इट इज नॉट एट ऑल एवरी प्रोसेस। ये कोई सारी प्रोसेसेस नहीं है यार, उसमें तो बहुत सारी दूसरी चीजें भी हैं जो उसको कॉम्पैक्ट बना रही है, बट ये एक है, प्रोसेस का एक पार्ट है, एक समझ लो कि एक सिर्फ एक पॉइंट है जिससे कि हम उसको कम कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात मैं समझाना चाहूंगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब ये कि किसी सर्किट में अगर कोई दो रेजिस्टर्स इस तरह से सीरीज में लगे हुए हैं और अगर आपको इस सर्किट को थोड़ा रिड्यूस करना है तो आप इनके कॉम्बिनेशन का एक अकेला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा दें, और वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगाते ही आपको ये सर्किट में सिर्फ एक रजिस्टर लगा के भी काम बन जाएगा। और वैसे सर्किट के लिए, वैसे कॉम्पैक्ट सर्किट के लिए, वैसे सर्किट को बनाने के लिए, कॉम्पैक्ट सर्किट को बनाने के लिए हमें इस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ती है। अब बड़ा सिंपल चीज है, जब इस तरह से दो रेजिस्टेंस आपको लगे हुए दिखें तो आप इसको सीरीज में माने। पर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि दो रजिस्टर्स कब सीरीज में होंगे, जब उनमें से सेम करंट जा रहा होगा, जब उनमें से सेम करंट जा रहा होगा। सीरीज फॉर द रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज करंट इज सेम। एक बात और, सर क्या मैं सेम की जगह इक्वल लिख दूं? बिल्कुल नहीं भाई। देखो इक्वल और सेम का मतलब क्या, थोड़ा डिफरेंस है। सर कैसे डिफरेंस है सर, इक्वल और सेम एक ही बात है सर। अरे सोचो, सेम करंट यानी जो R1 से गया वही R2 से गया, इसका मतलब सर R1 से 2 एंपियर गया तो R2 से भी 2 एंपियर गया। भाई सुनो,
ये सेम तो है, पर कभी ऐसा हो सकता है कि सर्किट की किसी ब्रांच में ये एक रजिस्टर है, यहाँ एक दूसरा रजिस्टर है, यहाँ पे एक तीसरा रजिस्टर है, फिर यहाँ कोई एक चौथा रजिस्टर है, यहाँ पे 2 एम्पियर करंट चल रहा था, इसमें भी 2 एम्पियर करंट चल रहा था। आप बोल दो कि ये दोनों तो सर 2 एम्पियर चल रहा है, सीरीज हो गए। बिल्कुल गलत बात। इक्वल करंट चलने से 2 रजिस्टर सीरीज में नहीं होंगे भाई, उसमें सेम करंट, यानी जो R1 से गया था करंट, वो ईच करंट को R2 से जाना पड़ेगा, उसी करंट को R2 से जाना पड़ेगा, तब जाके आप बोलोगे कि वो दोनों ही सीरीज में हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सेम और इक्वल का फंडा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब एक बात पूरी दिमाग में भर लो, जब भी कोई 2 रजिस्टर्स जिनके अंदर से सेम करंट जा रहा है, तभी वो रजिस्टर्स को आप सीरीज में कह सकते हो। और एक दूसरी बात कि जब भी आप इन 2 रजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप की बात करोगे, मैं यहां पे टोटल पोटेंशियल बैटरी के V को बता देता हूं, तो इसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल ड्रॉप V1 आएगा और इसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल ड्रॉप V2 आएगा। मैंने यहां लिखा है एंड द पोटेंशियल ड्रॉप इज डिफरेंट V1 एंड V2। मान लेते हैं कि इसमें से करंट जा रहा है I, तो यहां से भी जा रहा है I, तो आपको पता होगी बाय ओम्स लॉ V1 की जो वैल्यू है I इंटू R1 है, इसके अक्रॉस ड्रॉप है I इंटू R1, और V2 की जो वैल्यू है वो I इंटू R2 है। अब ऐसा हो सकता है सर अगर R1 R2 इक्वल ले लूं तो, हाँ ले लो, क्या दिक्कत है। तो फिर IR1 की जगह भी IR आ जाएगा, IR2 की जगह भी IR आ जाएगा, यानी V1 और V2 इक्वल हो जाएंगे, और इस V का आधा भाग इसको मिलेगा, आधा भाग इसको मिलेगा, आधा आधा पोटेंशियल ड्रॉप होगा, आधा आधा पोटेंशियल ड्रॉप होगा। जब रेजिस्टेंस इक्वल होंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप भी आधा आधा होगा, आधा आधा होगा। सर 2 है तो आधा आधा होगा, अगर 3 रेजिस्टेंस सीरीज में लगे तो 1/3 होगा, 4 लगे तो 1/4 होगा, 5 लगे तो 1/5 होगा, एंड सो ऑन। पर इक्वल रेजिस्टेंसेस अगर सीरीज में लगे हैं तो पोटेंशियल जो है वो ड्रॉप जब होगा तो वो बिल्कुल रेजिस्टेंस के साथ रेशो में ड्रॉप होगा। अब सर इसको जनरलाइज करें तो क्या, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप जनरलाइज कर लो तो V जो है वो है I इंटू आर इक्वलेंट, V1 जो है वो I इंटू R1, V2 जो है वो I इंटू R2 है। तो जो टोटल V है वो कितना है, V टोटल है V1 प्लस V2 सम के बराबर। तो टोटल V अगर V1 प्लस V2 है तो V यानी क्या हो गया, I इंटू आर इक्वलेंट इज इक्वल टू I इंटू R1, I इंटू R2, I will stand cancel, so R equivalent will be R1 plus R2. This is the equivalent resistance of series combination. If n number of resistances are connected, if n number of resistances are connected in series, तो आप क्या करेंगे, इसका इक्विवेलेंट लिखने की कोशिश कर लें तो ये मिल जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू प्लस Rn। ऐसे कितने भी रेजिस्टेंसेस को आप सीरीज में जोड़ सकते हैं, बड़ा सिंपल। इफ R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R, अगर दोनों इक्वल हो गए, मैंने जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बताया, देन V1 इक्वल्स टू I इंटू R, V2 इक्वल्स टू I इंटू R, तो V1 आ गया I इंटू R, V2 आ गया, इसके बाद V2 को भी लिख दो इक्वल्स टू V2 आ गया, वो भी क्या हो गया I इंटू R। तो ये दोनों तो इक्वल हो गए, एंड V1 विल बी इक्वल टू V2 इक्वल टू आधा आधा यानी V/2, अगर 2 हैं तो, अगर 2 हैं तो V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V/2। इफ n resistors of resistance are connected in series। अब क्या करा आपने, ऐसे n resistors of resistance are connected in series, तो सबसे पहली बात तो R equivalent इक्वल टू R प्लस अप टू प्लस R, ये nth वाला R, ठीक है। तो R इक्वलेंट, अब R को n टाइम्स जोड़ दो, यानी आप क्या कर सकते हो n इंटू R। आती है बात समझ में। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहां पे मैं क्या करता हूं, यहां पे एक रजिस्टर, इक्वलेंट रजिस्टर इस सर्किट का, और उसको एक बैटरी जो अपनी V थी उसके साथ जोड़ देता हूं, ये R इक्वलेंट आ गया,
और ये R इक्वलेंट जो है ये R1 प्लस R2 के बराबर है, और ये जो टोटल पोटेंशियल V है ये पूरे इस R इक्वलेंट के अक्रॉस आ गया है। कभी भी आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता चलेगी इन सीरीज कॉम्बिनेशन। आप मुझे बताओ सीरीज कॉम्बिनेशन में जो R इक्वलेंट निकल के आएगा, क्या वो उसमें हर इंडिविजुअल R से बड़ा नहीं होगा? हर इंडिविजुअल R से बड़ा नहीं होगा। सोच के देखो, इन सीरीज कॉम्बिनेशन R equivalent will be greater than, in series combination R equivalent will be greater than any individual resistor of combination। किसी भी एक इंडिविजुअल रजिस्टर से अगर हम बात करें तो वो डेफिनेटली बड़ा ही होगा, वो डेफिनेटली बड़ा ही होगा। अब इफ यहां पे हमने जो देखा, इफ R इक्वल जो थे, R रेजिस्टेंसेस इक्वल थे, इफ R1 R2 Rn आर डिफरेंट रजिस्टर्स हैं अब और सीरीज में लगे हैं, देयरफॉर V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2 एंड अप टू Vn इज इक्वल टू I इंटू Rn। तो अब हम अगर रेशो लिखना चाहें तो V1 इज टू इसको लिख लेते हैं, V1 इज टू V2 इज टू V3 डॉट 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 Vn इक्वल्स टू, रेजिस्टेंस का रेशो आ जाएगा, I तो कट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा R1 इज टू R2 इज टू R3 डॉट 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 Rn। देखो जरा कुछ बात समझ में आती है क्या? यानी जो पोटेंशियल डिवाइड होगा ना सीरीज में, पोटेंशियल जो डिवाइड होगा वो सीरीज में जब डिवाइड होगा तब वो उस रेजिस्टेंस के रेशो में डिवाइड होगा जो रेजिस्टेंसेस वहां सीरीज में है, क्योंकि करंट तो सेम है। तो जब V1 is to V2 रेशो लेने जाओगे तो I कट जाएगा, तो V1 is to V2 विल बी इक्वल टू R1 is to R2। यानी अगर रेजिस्टेंस का रेशो आप देखेंगे तो वही पोटेंशियल ड्रॉप का भी रेशो होगा, बट फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन ओनली। ये बातें सिर्फ सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए की जा रही है, आप इसको कहीं भी ना लगा दें, ऐसा ना कर दें कि सर कहीं भी लगा दूं क्या, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं तो कह रहा हूं भाई ये सिर्फ लगाओगे तो तब लगाना जब सीरीज कॉम्बिनेशन की बात रहे हो, अदरवाइज मत लगा देना, ऐसी काम मत कर देना। बात समझ में आती है? अब सिंपल चीज आ गई, ये भी आ गया, पोटेंशियल भी आ गया, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं बोलूं व्हाट अबाउट पावर डिसिपेटेड इन द रजिस्टर्स, पावर डिसिपेटेड इन रेजिस्टर्स। तो पावर डिसिपेटेड इन रेजिस्टर्स कैसे देखा जाए? सो भाई पावर इज इक्वल टू, अब इसमें सर पावर के, इलेक्ट्रिकल पावर के हमने तीन फॉर्मूले देखे थे, सॉरी चार नहीं तीन देखे थे। क्या क्या देखे थे? तो पावर देखे थे V स्क्वायर बाई आर देखे थे हमने, पावर इक्वल्स टू आपने बताया था V स्क्वायर बाई आर होता है, I स्क्वायर आर बोले थे और V इंटू आई भी बोले थे। सर तीन फॉर्मूले बोले थे। सर अब ये बताइए कि अगर मुझे पावर का डिसिपेशन कंपेयर करना है रजिस्टर्स में जो कि सीरीज में लगे हुए हैं, मुझे पावर का डिसिपेशन कंपेयर करना है, कितना कितना पावर किसने डिसिपेट किया, किस रजिस्टर ने कितना पावर डिसिपेट किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बताऊं कब यूज होता है? जब ऐसा क्वेश्चन आता है जब दो बल्ब सीरीज में लगे हो या पैरेलल में लगे हो, या एक बल्ब सीरीज में लगाओ दो बल्ब पैरेलल के साथ। तो जब इस तरह के कुछ कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन आते, बल्ब वाले क्वेश्चन, तो उसमें पता है ये ब्राइटनेस को लेकर बल्ब के क्वेश्चन किए जाते हैं कि भाई कौन सा बल्ब बहुत ब्राइट जलेगा, कौन सा बल्ब जो है वो डल जलेगा। तो इस तरीके की जब भी क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए आपको ये जो मैं लिखवाने जा रहा हूं ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बल्ब से रिलेटेड। या और एक बात आ सकती है, कमर्शियल क्वेश्चंस आते हैं जिनमें हीटर से रिलेटेड बात हो जाती है। जब भी कभी बल्ब या हीटर से रिलेटेड बात होगी तो इस कॉम्बिनेशन या इस पावर के रिलेशन की आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, इसीलिए इसके ऊपर बड़ा विशेष ध्यान दें, बहुत ज्यादा ध्यान दें। अगर आप देखें कि भाई पावर के सिर्फ तीन फॉर्मूले में कौन सा लगाऊं, किससे मैं पावर को कंपेयर कर सकता हूं, तो देखो कभी भी पावर को कंपेयर करने के लिए सिर्फ एक वेरिएबल के साथ ही कंपैरिजन करना है हमें। तो आप ये देख सकते हैं कि V स्क्वायर बाई आर सीरीज के अंदर देखोगे तो V भी दोनों के अलग अलग हो सकते हैं और R भी दोनों के अलग अलग हो सकते हैं। तो यहां पे पावर सिर्फ एक ही किसी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करे, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी दोनों के लिए कांस्टेंट हो जाए, ऐसा सोचकर कोई फॉर्मूला ऑप्ट करो, क्योंकि इसके बाद यही सेम चीज आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी देखनी होगी। पर जब आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखेंगे तब भी वही लॉजिक लगाना होगा जो सीरीज में लगा रहे हैं। सीरीज में लॉजिक क्या लगा रहे हैं? तीन फॉर्मूले, तीन में से कौन सा फॉर्मूला उठाऊं?
अरे भाई पावर का कंपैरिजन देखना है आपको दोनों रजिस्टर्स में, तो कोई एक ही वेरिएबल के साथ कंपैरिजन देख लो। तो कोई एक वेरिएबल के साथ देखना है तो सर अब हर फॉर्मूले में तो दो दो वेरिएबल आ रहे हैं, तो दूसरा ऐसा वेरिएबल ढूंढो जो दोनों के लिए सेम हो। अब यहां पे दोनों में क्या सेम है भाई, यहां पे दोनों में क्या सेम है, यहां पे दोनों में सेम चीज है, वो है कौन, वो है करंट। तो ऐसा फॉर्मूला उठाओ जिसके ऊपर करंट हो, जिसके ऊपर करंट के साथ में रजिस्टर हो। अब रेजिस्टेंस हो, क्योंकि रेजिस्टेंस हमारे लिए गिवन वैल्यू है, रेजिस्टेंस हमारे लिए गिवन वैल्यू है, हमारे पास पोटेंशियल गिवन नहीं है, पोटेंशियल तो हमें निकालना पड़ेगा बाद में, उसके लिए हमें करंट भी निकालना पड़ेगा। पर हम डायरेक्ट रेजिस्टेंस से पावर को कंपेयर कर सकते हैं, डायरेक्ट ही रेजिस्टेंस से पावर को कंपेयर कर सकते हैं। सर ये एक चीज बताइए, ये पावर डेसिपेटेड है, क्या ये पावर रेटेड है? ओ हो, बड़ी दिक्कत। सर डेसिपेटेड पावर, इज इट इक्वल टू रेटेड पावर? इज इट इक्वल टू रेटेड पावर? तो जाओ मेरे पुराने वीडियो देख लो। Dissipated power is not rated power until you will provide the potential difference which is actually rated value. जब तक आप वो रेटेड वैल्यू का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं देंगे तब तक के रेटेड आउटपुट पावर भी नहीं मिलेगा भाई। तो यहां पे आपने ये जो बल्ब है अगर उसके रेटेड वैल्यू के बराबरी का पोटेंशियल उसके अक्रॉस दिया है तभी आपको वहां पे रेटेड आउटपुट पावर मिलेगा, अदरवाइज रेटेड पावर आपको आउटपुट में नहीं मिलेगा। यानी पावर डेसिपेटेड रेटेड होगा ऐसा जरूरी नहीं है, या मान के चले नहीं है। बात मान लें, ये बात समझ लें भाई, पावर डिसिपेटेड तो वो पावर है जो जिन कंडीशन में बल्ब लगाया गया है, बल्ब को लगा दिया गया सर्किट में, उन कंडीशन में बल्ब जो आउटपुट दे रहा है वो हमारा डिसिपेटेड पावर है, वो आउटपुट पावर बोल सकते हो आप। बट जरूरी नहीं कि जिन परिस्थितियों में आपने बल्ब लगाया है वो उसकी रेटेड वोल्टेज उसे दे रही हो, इसीलिए जरूरी नहीं कि बल्ब आपको रेटेड पावर आउटपुट में दे, इसलिए हम इस पावर को पावर डिसिपेटेड कहेंगे। और अब बात आती है कि सर मैं कौन सा फॉर्मूला यूज कर लूं पावर को कंपेयर करने के लिए, तो डेफिनेटली सीरीज कॉम्बिनेशन में इसको यूज करें आप, क्योंकि आई सब में सेम है। आई जो है जब रेशो लेंगे कंपेयर करने के लिए तो कट जाएगा, यानी पावर जो है वो डायरेक्टली रेशो में हमारे पास रेजिस्टेंस के साथ प्रोपोर्शनल दिखेगा। यानी as we know that power is I square R, therefore power is proportional to power is proportional to R, power is proportional to R, power is proportional to resistance only, as मैं यहां लिख देता हूं I is same for all resistors you can say in series, as I is same for all the resistors in series। मैं same बोल रहा हूं, मैं equal नहीं बोल रहा हूं। Now P1 is to P2 is to P3 and dot 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 up to some Pn will be equals to R1 is to R2 is to R3 dot 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 Rn. This is the most important relation to find the ratio of the dissipated power in the components which are connected in series। भाई ऐसे कुछ components यानी रजिस्टर ही है वैसे तो वो कंपोनेंट, यानी पर वो उसको अलग अलग फॉर्म में दिया जा सकता है, उसको बल्ब भी बोला जा सकता है, उसको हीटर भी बोला जा सकता है। ऐसा कोई भी डिवाइस जो इस तरीके के सर्किट में हम यूज करने वाले हैं उसके अंदर तो काम सारा रजिस्टर ही करने वाला है, तो हम उस तरीके से इसके पावर को कंपेयर कर सकते हैं। अब इसकी बात आगे बढ़ाएं अगर, तो अब जो बात है ना, अगर हम इसको देखें तो यहां तक हमने इसको सब कुछ निकाल दिया। अब कोई पूछ सकता है सर इसका सर्किट करंट कैसे निकालूं मैं? हाँ, सर्किट करंट बड़ा आसान है भाई। सर्किट करंट क्या होगा, तो फॉर करंट आई निकाल देते हैं। करंट आई निकालना है तो क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू I इंटू आर इक्वलेंट। आई तो सर्किट का करंट है इसलिए आर इक्वलेंट लेना पड़ेगा, इसलिए मैंने V भी पूरा सर्किट का लिया है। सो I इक्वल टू V बाय आर इक्वलेंट, सो I इक्वल्स टू V बाय आर इक्वलेंट इज नथिंग बट R1 प्लस R2 और वॉट एवर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 Rn, या दो इक्वल रेजिस्टेंस है तो 2R, whatever is the R equivalent, just put the value and get the value of current I is equals to V by R1 plus R2. This is again a very important thing, how to calculate current in the circuit.
Now what more you want to calculate? You want to calculate the potential difference, yeah, potential drop across R1, and that is nothing but I into R1. Now you know the value of I, just put it here in V1, you'll get the value of V1. Now V1 equals to I into R1. So V1 is equal to I is V by R1 plus R2 और into R1. इसको थोड़ा सा डेकोरेट करके लिखूं मैं, तो V1 इज इक्वल टू R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V. यानी देखो V1 इज द रेजिस्टेंस जिसके अक्रॉस हम लिख रहे हैं. V1 इज इक्वल टू R1 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इंटू टोटल पोटेंशियल. V1 इज R1 यानी V1 जिसके अक्रॉस का पोटेंशियल है, किसके अक्रॉस का है? R1. V1 is R1 upon total resistance into total potential. So what you will write about V2? V2 is R2 upon total resistance or into total potential. This will be V2, and so on. You can write V3, V4, V5, V6 and so on. But this will be total resistance. If you are taking 3, 4, 5, 6, 7, 8 resistors in series, then यहां नीचे आपको R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R6, 7, 8, 9, 10 सब लिखना होगा. और ये जो V है स्पेशली, ये उस सर्किट का टोटल पोटेंशियल है जो आपने उन पूरे सीरीज वाले रजिस्टर्स के अक्रॉस में लगा रखा है. उन पूरे सीरीज रजिस्टर्स के अक्रॉस आपने जो लगा रखा है, ये वही वाला रजिस्टर पोटेंशियल है. अगर आप इन बातों को समझ रहे हैं, इन बातों को मान रहे हैं, so this is very 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 simple. This is all about series combination. You have heard only these things about series combination in the past, but now you have lot of observations. इसके अलावा भी we can have lot more observations. ठीक है ना? आने वाले समय में और भी बातें करेंगे, और भी बताएंगे आपको, और चीजें भी पढ़ाएंगे. ठीक है, तो वो भी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी. बट आई थिंक अप टिल नाउ दिस इज वेरी मच क्लियर. अब इसके बाद इसी से कंपेयर करके विल हैव अ पैरेलल कॉम्बिनेशन. इसी से पैरेलल कॉम्बिनेशन भी निकालेंगे, इसी को हम कंपेयर करके निकालेंगे. तो आप देखो, मैं इधर की इधर चेंज करता हूं. व्हेन द रजिस्टर्स आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर, दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज, नहीं इन पैरेलल. फॉर रजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, अभी भाई जब पैरेलल में आएंगे तो करंट इज नॉट सेम, पोटेंशियल डिफरेंस. अब यहां थोड़ी बदल जाएगी बात, यहां थोड़ी बात बदल जाएगी. यहां बात क्या हो जाएगी मैं बताऊं. कनेक्टेड इन पैरेलल, द पोटेंशियल ड्रॉप इज सेम अक्रॉस द रजिस्टर्स एंड द करंट is different and the current is different and the current is different. अब current different हो गया भाई, दोनों में basic difference क्या है? and the current is different. दोनों में basic difference क्या है? दोनों में basic difference ये है कि जब भी आप कभी parallel में लगाते हो दो रजिस्टर्स को, तो उनके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा, पर उनके अंदर से जाने वाला जो करंट है वो डिफरेंट होगा. उनके अंदर से जाने वाला जो करंट है वो डिफरेंट होगा. दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज द पोटेंशियल, दिस इज सम करंट, टोटल करंट I कमिंग फ्रॉम द सर्किट. यहां दो भाग में डिवाइड होगा, इसको हम I1 कह दें, इसको हम I2 कह दें. देख सकते हो करंट डिफरेंट है, पर ये पोटेंशियल इसको भी मिलेगा, इसको भी. जितनी भी, कल ही एक क्वेश्चन लास्ट वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन बताया था जिसके अंदर मैंने बोला था जितने भी पैरेलल ब्रांचेस होंगे सबके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा. तो ये ब्रांच, ये इस ब्रांच ने दिया पोटेंशियल V, तो वो इसके अक्रॉस होगा, वो इसके हर देखो जितने भी कंपोनेंट सीरीज में होंगे सबके अक्रॉस करंट सेम होगा, और जितने भी कंपोनेंट पैरेलल में होंगे, जितनी भी ब्रांचेस पैरेलल में होंगी, सबके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा. इस बेसिक थंब रूल को पकड़ लो, इस बेसिक आइडिया को पकड़ लो, बस इस बेसिक बात को पकड़ लो. अगर इस बेसिक बात को पकड़ लेते हो तो चीजें बहुत आसान है. आप अगर बात करेंगे कभी भी कोई 2 रजिस्टर्स, 4 रजिस्टर्स, 100 रजिस्टर्स, 50 रजिस्टर्स, कितने भी रजिस्टर्स अगर वो पैरेलल में हैं, तो उन सब के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हमेशा सेम होगा. करंट उनके अंदर से जाने वाला जो करंट है, इट मे बी डिफरेंट बट पोटेंशियल ड्रॉप विल बी सेम.
नाउ इसके अक्रॉस भी V और इसके अक्रॉस भी V। देखो मेरी बात, एक और बात सुन लो मेरी, थोड़ा और कॉम्प्लिकेट बात कर लेता हूं एक बार। सर अगर ये जो ऊपर से ऐसा जुड़ा हुआ एक रजिस्टर है, इस ब्रांच में एक और कोई रेजिस्टेंस R3 लगा होता R1 के साथ बाजू में सीरीज में, तब क्या होता कंडीशन भाई? तो वो पूरी ब्रांच यानी R1 और R3 के अक्रॉस फिर V आता और उनके लिए सीरीज जैसी परिस्थिति पिछले वाले केस वाली लगने लग जाती, और R2 के अकेले अक्रॉस V आता, यानी V अक्रॉस R2 आता, और R2 के साथ ही पैरेलल में कौन है? R1 और R3। R1 और R3 मिला के सीरीज में, पर वो दोनों R2 के साथ कैसे हैं? पैरेलल। इसलिए इन दोनों ब्रांचेस के अक्रॉस पोटेंशियल जो है वो V है। जो हम बेसिक बात मान के चल रहे हैं, जो हम बेसिक बात पकड़ के चल रहे हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है। आप उसको समझें तो आपको पता चलेगा ये बड़ा सिंपल है, ठीक है ना। अब आपने यहां पे V इक्वल टू आई आर इक्वलेंट लिखा है। अब यहां पे V इक्वल टू आई आर इक्वलेंट लिखा है, तो यहां पे I नहीं आएगा। यहां पे अब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आएगा, क्योंकि V सबके पास सेम है, तो यहां पे V आएगा V I R इक्वलेंट। पर ये I जो है ये टोटल करंट को रिप्रेजेंट करता है, तो I की वैल्यू हो जाएगी V बाई R इक्वलेंट। वैसे V1 इक्वल्स टू, अब V1 नहीं आएगा क्योंकि V तो सबके पास है भाई, तो V1 नहीं आएगा। अब आ जाएगा सिर्फ V इज इक्वल टू I1 R1। अब यहां से अगर हम I1 की वैल्यू देखें तो वो आ जाएगा यहां से ये मिला, यहां से ये मिला, I1 इज V बाई R1। और वैसे यहां V2 नहीं आएगा, V इक्वल्स टू I2 R2 आ जाएगा। सो इधर से हमें I2 की वैल्यू जो मिली वो V बाई R2 मिली। देखो जरा कुछ समझ में आता है क्या? अब यहां V इक्वल टू V1 प्लस V2 नहीं आएगा, यहां आएगा I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। तो अब आप क्या कर देंगे? I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 कर देंगे, तो इसके बाद की कहानी थोड़ी बदल जाएगी। यहां से हम इसमें अगर अब I1 I2 की वैल्यूज रखें, I1 I2 की वैल्यूज रखें, तो आपको मिलेगा I यानी मिलेगा V बाई R इक्वलेंट, और इक्वल टू I1 मिलेगा V बाई R1 और प्लस V बाई R2। इसका मतलब ये V कैंसल हो जाएगा, बहुत आसानी से एक फॉर्मूला बनेगा R इक्वलेंट इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। कभी भी अगर दो रजिस्टर्स पैरेलल में हो तो इस फॉर्मूले को इस तरह ना यूज करें। मेरे हिसाब से इस फॉर्मूले को हमेशा आप ऐसा यूज करें, यानी R इक्वलेंट, मैं इसको डायरेक्ट ऊपर ले जा रहा हूं, इधर से इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो R1 प्लस R2 ऊपर आ जाएगा और नीचे R1 R2 आ जाएगा। इसका मतलब R इक्वलेंट इक्वल टू R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। हमेशा ही आपको दो रजिस्टर्स जब भी कभी पैरेलल में हो तो उनका इक्वलेंट हमेशा लिखना है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। दो रजिस्टेंस जब भी कभी पैरेलल में हो, R इक्वलेंट इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, R इक्वलेंट विल बी इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। जब भी कभी दो रजिस्टर सीरीज में हो तो R इक्वलेंट विल बी R1 प्लस R2। इस बात को ध्यान रखें, इस बात को ध्यान रखना है। 1 बाई R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 नहीं लगाना। दो रजिस्टर्स कभी भी पैरेलल हो तो R इक्वलेंट इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, यही लगाना है, यही लगाना है, यही लगाना है। और एक और इंपॉर्टेंट बात बोल देता हूं, मैं जितने भी क्वेश्चन सर्किट क्वेश्चंस कराऊंगा उसमें बहुत सारे केसेस के अंदर मैं दो रजिस्टर्स जो यूज करूंगा उसमें से एक का रेजिस्टेंस होगा 60, एक का रेजिस्टेंस होगा 30, और 60 और 30 का पैरेलल होगा, तो 60-30 का पैरेलल होगा 20। 60-30-20, कहीं भी 60-30 पैरेलल में दिखे 20, कहीं भी 60-30 पैरेलल में दिखे 20। सर ऐसे कैसे बोल रहे हो? 60 इंटू 30, 60 इंटू 30 1800, 60 प्लस 30 90, 1800 बाय 90 20, 1800 बाय 90, 10 काटा, 9 से 2 जा 18, 20 जा 920 जा 180, खत्म कहानी। 60-30 का कॉम्बिनेशन 20, 60-30 जहां देखोगे पैरेलल में 20 लगा देना। सर 60-30 सीरीज में देखूंगा तो भी 20 लगा दूं क्या? तो तुम गधे हो। 60-30 को पैरेलल में लगाओगे तो 20 आ रहा है, कैसे आ रहा है मैंने बताया है। 60-30 सीरीज में लगे रहेंगे तो 90 होगा ना, उसको कैसे 20 लिख दोगे भाई? ऐसा मजाक नहीं करेंगे, ऐसा मजाक बिल्कुल नहीं करेंगे। नाउ if n number of resistances are connected in parallel, if n number of resistances are connected in parallel, so if there are n number of resistances, तब ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, ठीक है ना। तो उसके लिए तो आपको फिर भाई ऐसा ही करना है, 1 बाई R इक्वलेंट इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस
1/R2 प्लस अब डॉट 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 1/Rn, आपको ऐसा ही लिखना होगा, ठीक है ना। तो n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू, यू कैन हैव दिस टाइप ऑफ फॉर्मूला, बट हमारे पास मैक्सिमम जब भी कुछ आता है 2 या 3 में आता है। वो सारी ट्रिक्स हैं, बेसिक बातें हैं, दिमाग में भर लो, क्वेश्चन में फटाफट लगा देना, काम बन जाएगा। इफ R1 R2 इन R2 आर इक्वल, भाई R1 R2 को इक्वल कर दिया, तो अगर R1 R2 को इक्वल कर दिया तो यहां से R1 R2 को इक्वल कर दिया तो पोटेंशियल तो सेम ही है। तो इसका मतलब जो करंट है, करंट भी क्या हो जाएगा, करंट भी क्या हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमें यहाँ पे करंट के लिए लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ करंट के लिए लिख लेते हैं इसको। अगर R1 R2 इक्वल हो गए तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, I1 इक्वल्स टू V/R और इक्वल टू I2 इज अगेन इक्वल टू V/R। I यानी V/R हो जाएगा, तो I1 I2 इक्वल हो जाएगा। और I1 I2 अगर इक्वल हो गया तो बस हम ये कह सकते हैं कि वो जो भी I रहेगा उसका आधा आधा हो जाएगा। यानी सिंपल बात है भाई, यहां से आ रहा है I, और अगर ये दोनों रेजिस्टेंसेस इक्वल हो गए तो करंट आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, करंट आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, यानी I/2 के बराबर हो जाएगा। बस इतनी सी बात कहनी है हमें, बस इतनी सी बात कहनी है हमें, ठीक है ना। तो यहां से कहीं ना कहीं हम लोग क्या लिख सकते हैं, I1 इज इक्वल टू V/R1 तो आ रही है और V/R भी आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा वो। अब यहां से आगे यानी टोटल करंट से हम आधा आधा डिवाइड कर देंगे, बस खत्म, अगर इक्वल रेजिस्टेंसेस हैं। अब यहां क्या कह रहे हैं, इफ n रेजिस्टेंसेस ऑफ रेजिस्टेंस R आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब n रेजिस्टेंसेस ऑफ रेजिस्टेंस R आर कनेक्टेड इन नॉट सीरीज, इन पैरेलल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। n resistances of equal resistances R are connected in parallel, then R equivalent, देखो ये क्या बनता है, देखो मैं बताता हूं, 1/R equivalent equal to 1/R plus 1/R plus 1/R plus 1 by up to nth of 1/R। बात समझे मेरी। अब नीचे तो एलसीएम है, तो ये n तक जोड़ लो इसको, तो ये सबसे क्या बन जाएगा, ये कुल मिला के आपको क्या मिल जाएगा, देखो यहां से ये मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा आपको 1/R इक्वलेंट इक्वल टू n/R मिल जाएगा आपको। n टाइम्स जोड़ दो ना 1/R, तो n टाइम्स 1/R विल बी n/R। सो R इक्वलेंट विल बी व्हाट, R इक्वलेंट विल बी व्हाट, R/n। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर जैसे मैंने दो रेजिस्टेंसेस 10-10 ओम के पैरेलल में लगाए, 10-10 ओम के पैरेलल में लगाए, 10-10 ओम के पैरेलल में लगाए, तो R इक्विवेलेंट क्या हो गया, 10 बाय मेरे कितने लगाए 2, तो 10/2 यानी 10/2 यानी क्या हो गया 5। यानी इसका मतलब दो इक्वल वैल्यू के रेजिस्टेंसेस पैरेलल में लगाए तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आधा हो जाता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर आधा हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। फिर सर 3 लगाए तो क्या हो गया 10-10-10 के 3 पैरेलल में लगाए 10-10-10, तो 10/3 कर लो तो 1/3 हो गया। सर 4 लगाए तो क्या होगा 10-10-10-10 के 4 लगाए, 10-10-10 के 4 लगाए तो 10/4 हो जाएगा, यानी 1/4 हो जाएगा। पर दो रेजिस्टेंस के लिए बहुत ज्यादा यूज होती है ये बात, बहुत ज्यादा यूज होती है। जहां भी दो इक्वल वैल्यू के रजिस्टर्स को पैरेलल में लिख लो, वहां सीधे उनका इक्विवेलेंट आधा कर दो, खत्म कहानी, वहां उनका इक्विवेलेंट आधा कर दो। यहां पे इसका इक्विवेलेंट सर्किट जो बनेगा वो एक रजिस्टर से बन जाएगा सीधे सीधे। यहाँ एक बैटरी लगा देना V पोटेंशियल वाली, या एक R इक्विवेलेंट लगा देना जिसकी वैल्यू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 होगी। और आपको बस यही फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। और 1/R इक्विवेलेंट जब 2 से ज्यादा 4 5 6 7 होंगे तो आप यूज कर सकते हो। अदरवाइज मैंने इक्वल रेजिस्टेंस के लिए तो सिंपल चीजें बता दी है ना। अब यहां पे मैं एक और चीज लिख देता हूं, फॉर 2 रेजिस्टर्स, ये लिख देता हूं फॉर 2 रेजिस्टर्स R इक्विवेलेंट इक्वल टू R/2, 2 के लिए। ये स्पेशली इसी पॉइंट का हमने 2 के लिए बना दिया, इक्वल रेजिस्टेंस विल बी R/2। सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं, सब एकदम इंपॉर्टेंट काम के पॉइंट बता रहा हूं, बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहां आ गया इन सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं आएगा भाई, यहां आएगा इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल। ये भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात लिखने जा रहा हूं, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। R इक्विवेलेंट वो सीरीज के लिए लिखा था, R इक्विवेलेंट एनी इंडिविजुअल रजिस्टर से R इक्विवेलेंट जो था वो बड़ा था, ठीक है। अब देखो जरा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सामने आने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सामने आने वाली है। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन R इक्विवेलेंट विल बी लेस देन द स्मॉलेस्ट
रजिस्टर इन कॉम्बिनेशन, इन कॉम्बिनेशन। देखो क्या लिखा है, बहुत सबसे इंपॉर्टेंट बात लिख दी है मैंने, R equivalent will be less than the smallest resistor in combination। का मतलब एक सर मेरे पास 3 ओम का रजिस्टर था, एक 4 ओम का था, एक 5 ओम का था, एक 6 ओम का था, मैंने सबको पैरेलल में लगाया, तो इसका R equivalent हमेशा इसमें जो सबसे छोटा है उससे भी कम आएगा। यानी R equivalent जो होगा वो आपने 3 4 5 6 ऐसे 4 लगाए थे, 3 4 5 6 4 लगाए थे, तो 3 ओम से भी छोटा आएगा। R equivalent 3 ओम से भी छोटा आएगा। इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन हमेशा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कम भी करता है और सीरीज कॉम्बिनेशन हमेशा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को बढ़ाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे की बात है। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑलवेज रिड्यूसेस द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टू द मिनिमम वैल्यू। सर ऐसी कहां जरूरत पड़ती होगी जहां पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कम कर देना पड़ता होगा? बिल्कुल पड़ती है, बहुत जबरदस्त जरूरत पड़ती है। जब आप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाते हो जो करंट मेजर करता है, उस खुद इंस्ट्रूमेंट के अंदर जब उसको करंट मेजर करना है भाई, तो अगर खुद का रेजिस्टेंस बहुत बड़ा होगा तो सर्किट का करंट तो बहुत अफेक्ट हो जाएगा। इसीलिए ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो करंट मेजर करता है उसके अंदर यही रूल को यूज करके उसके रेजिस्टेंस को, ओवरऑल रेजिस्टेंस को बहुत डिक्रीज कर दिया जाता है, जिससे कि वो सर्किट के करंट को बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं करता और हमें बहुत एक्यूरेट एग्जैक्ट एकदम ट्रू वैल्यू तो नहीं मिलेगी, बट कोशिश करता है कि बहुत नियरेस्ट टू एक्यूरेट वैल्यू दे। तो ये प्रिंसिपल वहां लगता है। अब सर ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? एमीटर। इसी चैप्टर में कुछ समय बाद आप एमीटर पढ़ने वाले हैं, बहुत डिटेल में बताऊंगा उसके बारे में, तब आपको ये समझ में आ जाएगी बात कि ये एमीटर क्यों ऐसा करता है, कैसे करता है, सारी बातें समझ जाएगी। डोंट वरी, आएंगे। बस इस नियम को ध्यान रखो, इस रूल को ध्यान रखो कि जब भी आप कभी पैरेलल में रजिस्टर्स लगाते हैं तो उस कॉम्बिनेशन के अंदर जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होगा, आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो पैरेलल का आएगा वो सबसे छोटे से भी कम आएगा। इस बात को ध्यान रखें, बस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब यहां क्या लिखा है? इफ R1 R2 R3 Rn आर द डिफरेंट रेजिस्टर्स देन, तो ये V तो नहीं होगा, ये V तो होगा I1 R1, V2 होगा I2 R2, Vn होगा V होगा In Rn। तो यहां पे जो करंट, अब देखो यहां पे पहले ना पोटेंशियल का रेशो लिखा था, पर यहां पोटेंशियल तो सेम है भाई सीरीज में, सॉरी पैरेलल में तो पोटेंशियल सेम है। तो अब जो लिखोगे वो किसका रेशो लिखोगे पता है? वो अब लिखोगे करंट का रेशो, V इक्वल टू In Rn। अगर मैं चाहूं तो इसको मैं बड़ा आसानी से ऐसा लिख दूं अगर, तो ज्यादा अच्छा दिखेगा आपको ये कि भाई जो है I जो होता है वो V/R होता है, और मैं इसको इस तरह लिख दूं क्योंकि V सबका सेम है, ये V जो है वो सबके लिए सेम है, तो I जो है वो प्रोपोर्शनल टू 1/R है। मेरे पास ये रिलेशन आ जाएगा, I इज प्रोपोर्शनल टू 1/R। तो अब मैं यहां से जो रेशो लिख सकता हूं I1 इज टू I2 इज टू I3 अप टू In इज इक्वल्स टू 1/R1 is to 1/R2 is to 1/R3 and dot 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 is to 1/Rn। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन भाई। करंट जो डिवाइड होगा रेजिस्टेंस के उल्टे रेशो से डिवाइड होगा, करंट जो डिवाइड होगा रेजिस्टेंस के उल्टे रेशो से डिवाइड होगा। इसका मतलब क्या सर? करंट रजिस्टर के उल्टे रेशो से डिवाइड होगा, यानी ज्यादा बड़ा रेजिस्टेंस तो करंट उतना कम, ऑब्वियस है भाई। करंट लव्स टू ट्रैवल, लव्स टू फॉलो द लो रेजिस्टेंस पाथ। जहां रेजिस्टेंस कम होगा वहां करंट ज्यादा होगा, जहां रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां करंट कम होगा। इनवर्स रिलेशन, inverse relation between the current and the resistance, inverse relation between the resistance and the current। अब बात ऐसी आती है कि सर मेरे पास रेजिस्टेंस का रेशो जो है, मेरे पास रेजिस्टेंस का रेशो जो है वो 2:3 है, ये 2 है, ये 3 है। रेजिस्टेंस का रेशो 2:3 है, तो सर करंट कैसे जाएगा? करंट उल्टे रेशो से जाएगा, यानी यहां से जाएगा 3 पार्ट ऑफ करंट, यहां से जाएगा 2 पार्ट ऑफ करंट। I is inversely proportional to resistance ना,
तो जो भी रेजिस्टेंस का रेशो है उससे उल्टे रेशो में करंट डिवाइड होगा, जो भी रेजिस्टेंस का रेशो है उससे उल्टे रेशो में करंट डिवाइड होगा। इसी जगह सीरीज में जो लिखा था, जो रेजिस्टेंस का रेशो होगा उसी रेशो में पोटेंशियल डिवाइड हो रहा था सीरीज कॉम्बिनेशन में, बट पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो रेजिस्टेंस का रेशो होगा उससे उल्टे रेशो में करंट डिवाइड होगा। वहां पोटेंशियल डिवाइड होता था, यहां करंट डिवाइड होता था, वहां पे करंट सेम था, यहां पे पोटेंशियल सेम है। थिंक ओवर इट, ये बातें दिमाग में घुस जाएं अगर आपके, फिर कोई परेशानी ना हो, क्योंकि ये जो बातें हैं यही इस चैप्टर में हर जगह है। एवरीथिंग इज कंप्लीटली रिलेटेड और डिपेंडेंट ऑन दीज थिंग्स, एंड इफ यू आर वेरी मच कंफर्टेबल विद दीज थिंग्स देन डेफिनेटली यू कैन सॉल्व any big question, you can solve any big question. लेट इट बी। चलो अब आगे बढ़े हम, बहुत सारा समय चला गया, मेरे ख्याल से कितना मिनट हो गया इस चैप्टर में, कुछ 40 मिनट हो चुके हैं। लेट्स सी, तो यहां तक आ गए हम। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज पावर डिसिपेटेड इन द रेजिस्टर। अगेन द लॉजिक टू चूज द फॉर्मूला विल बी सेम, कि भाई एक ऐसी क्वांटिटी उठाओ जो सबके लिए सेम हो और एक ऐसी उठाओ जिसके साथ हम कंपैरिजन कर सके। तो दिया तो रेजिस्टेंस रहेगा हमें, तो रेजिस्टेंस और सेम है पोटेंशियल, तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि पावर डिसिपेटेड इन रेजिस्टर अगर मैं निकालना चाहूं तो अब ये तीनों फॉर्मूले थे, अब मुझे v²/r यूज करना होगा। अब अगर v²/r यूज करना होगा तो कैसे यूज कर सकते हम लोग? सो v इज सेम फॉर ऑल रेजिस्टर्स, ओके। सो p is proportional to 1/r, therefore you can say P1 is to P2 is to P3 and ... is to Pn equals to 1/r1 is to 1/r2 is to 1/r3 and ... It is very important relation. आपने देखा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में पावर डेसिपेशन का रेजिस्टेंस वाज प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। जितना बड़ा रजिस्टर होगा उतना बड़ा पावर डेसिपेशन होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में, बट जब पैरेलल में लगे होंगे तो जितना बड़ा रजिस्टर होगा उतना कम पावर डिसिपेट कर पाएगा भाई, उतना कम ब्राइटनेस देगा बल्ब, समझ लो, उतना कम ब्राइटनेस देगा। पैरेलल में अगर आपने दो बल्ब लगा रखे हैं, पैरेलल में अगर आपने दो बल्ब लगा रखे हैं, तो पैरेलल में अगर दो बल्ब लगा रखे हैं, एक का रेजिस्टेंस R1 है, एक का रेजिस्टेंस R2 है, तो ज्यादा ब्राइट कौन सा जलेगा? ज्यादा ब्राइट कौन सा जलेगा? एक का रेजिस्टेंस R1 है, एक का रेजिस्टेंस R2 है, ज्यादा ब्राइट कौन सा जलेगा? तो मैं बोलूंगा आप बता दो किसका रेजिस्टेंस बड़ा है। भाई अगर बोल दिया R1 बड़ा है R2 छोटा है, R1 बड़ा है R2 छोटा है, R1 बड़ा है R2 छोटा है, तो जो बड़ा है उसका पावर डेसिपेशन कम, जो छोटा है उसका पावर डेसिपेशन ज्यादा। जिसका रेजिस्टेंस छोटा उसका पावर डेसिपेशन ज्यादा, पर कब? जब वो दो बल्ब पैरेलल में हो। पर कहानी पलट जाएगी अगर दोनों बल्ब सीरीज में हो। बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट, बहुत ही मजेदार चीजें। यहां तक हम आ गए। समय लगता है, चीजों को पढ़ने में समय लगता है। अगर हम किसी चीज को क्वालिटी वाइज पढ़ना चाहें, बहुत अच्छे से पढ़ना चाहें, तो इट विल टेक सम टाइम, डेफिनेटली इट विल टेक सम टाइम। अब हमारी बात आती है भाई करंट निकालें, ठीक है ना। करंट निकालेंगे, फिर एक I1 I2 निकालेंगे। तो करंट I इक्वल्स टू V/R इक्वलेंट। सो V/R इक्वलेंट तो हम I लिख सकते हैं V/R इक्वलेंट का मतलब आप इसको लिख सकते हैं R1 R2 और अपॉन में R1 प्लस R2, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं I इक्वल्स टू R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 इंटू V. This is the total current in a circuit which is having two resistors in parallel like this. So this is the total current. This is the total current I जो हमने निकाला है। अब इसके बाद हमें निकालना पड़ेगा, जैसे हमने पिछले में V1 V2 निकाला था, अब यहां निकालना पड़ेगा I1 I2। अब यहां निकालना पड़ेगा I1 I2। सो अब यहां I1 की वैल्यू क्या होगी? I1 इज इक्वल टू V/R1। I1 is equal to V/R1. Now what is V? I1 is equal to V/R1. So what is V? तो V यानी ये पूरा हो गया। तो यहां से V की वैल्यू जो आती है वो क्या हो जाती है? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये पूरा की पूरा उधर चला गया
और इंटू आई, ये v उठा के यहां रख देते हैं. सो व्हाट इज I1 नाउ? इट इज R1 R2 अपॉन ये एक और R1 और नीचे एक और R1 प्लस R2 इंटू आई. R1 कैंसल, सो I1 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू आई. देखो तो जरा वो पोटेंशियल जैसा ही फॉर्मूला दिख रहा है. वहां V1 क्या था? V1 इक्वल्स टू R1 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इंटू टोटल पोटेंशियल था. यहाँ पे I1 यानी टोटल I1 यानी करंट इज इक्वल टू अब सामने वाला रेजिस्टेंस, क्योंकि I और R का तो इनवर्स रिलेशन है ना, V और R का डायरेक्ट रिलेशन था, इसलिए V1 इज इक्वल्स टू R1 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इंटू V था. अब I1 इज इक्वल टू R2 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इंटू I. I2 क्या लिखोगे? I2 क्या लिखोगे? I2 क्या लिखोगे? तो R1 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस into I. This is I2. So this is all about the combination, that is parallel and series combination. Now I need to take a lot of questions over it, so I should rub this entire thing. I think आपने इसको लिख लिया होगा बहुत अच्छे से, है ना? इसको लिख लिया होगा अगर आपने, तो आप इसे तब तक के एक बार पढ़ सकते हैं, और इसको पढ़ने के बाद अब जब तक कि मैं नया क्वेश्चन लिख लूं, हम फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करें, तब तक आप इसको जल्दी जल्दी एक बार रीड कर लो, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन को रीड कर लो, ठीक है ना? तो अब हमें थोड़ा सा इसके आगे बढ़ना होगा. नाउ दिस इज द क्वेश्चन 1. सिंपल क्वेश्चन लेते हैं हम एक, ठीक है ना? एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन ले लेते हैं हम. अब इस बेसिक से क्वेश्चन में यहां पे मैंने पहले इसे सीरीज में लगा दिया, ठीक है? दिस इज 30 वोल्ट, ठीक है? 6 ओम, 3 ओम, 2 ओम, ठीक है? दिस इज सर्किट नंबर 1. और यहां मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, यहां एक और सर्किट बना देता हूं. अब इसको मैं पैरेलल में भी बना देता हूं, ठीक है? तो दिस इज 6 ओम, 3 ओम, 2 ओम. Again this is 30 volt, ठीक है? For the given circuits, मैं यहाँ क्वेश्चन लिख देता हूँ. For the given circuit, find current through each resistor and potential drop across each resistor. हर रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है आपने, हर रजिस्टर से आपको करंट निकालना है, ठीक है ना? तो ये आपके पास एक टारगेट है. और also find R equivalent for each सर्किट. वैसे ये R equivalent आपको पहले ही निकालना पड़ेगा, तभी आप करंट निकाल पाओगे, ठीक है ना? तो अब आप, मैं जब तक इसे क्लीन कर लूं, आपके पास ये समय है कि आप इसके ऊपर काम करें, फटाफट देखें. बहुत सिंपल है. एक जगह आपको 3 रजिस्टर सीरीज में दिख रहे हैं, एक जगह आपको 3 रजिस्टर पैरेलल में दिख रहे हैं. ऐसा हो सकता है कि किसी स्टूडेंट को ये फील आए, सर ये कैसा रद्दी सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इतना रद्दी क्वेश्चन क्यों करा रहे हैं? ठीक है, बड़ा बेसिक है, आई नो दैट, बट द थिंग इज when we start with the concept, धीरे धीरे इसके लेवल को बढ़ाया जाए, है ना? धीरे धीरे हम आगे बढ़ें. फिर हमारे पास और भी क्वेश्चंस हैं जिसमें हम आपकी एबिलिटी को चेक कर ही लेंगे, ठीक है ना? सो फॉर नाउ वी कैन सॉल्व दिस वन, है ना? अभी आप इसको सॉल्व करें फटाफट से, ठीक है? मैं कुछ जगह छोड़ के फिर यहाँ पे कुछ और सर्किट डायग्राम बनाता हूँ. तो ये एक और सर्किट डायग्राम बना दिया मैंने ऐसा. दिस इज A, दिस इज B. फाइंड R equivalent across AB.
ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन. चलो नाउ लेट्स डिस्कस दिस वन फर्स्ट. As you know that 6, 3 and 2, they are connected in series as the current is same, but definitely all the resistances are different, so potential drops are different. So first thing, very first thing, पहली चीज आपको क्या करनी होगी, तो आपको इसका R equivalent निकालना होगा. So for circuit 1 I can say here, for circuit 1 R equivalent is equals to R1 plus R2 plus R3, that is nothing but 6 3 9 और 2 11 11 ohms. अब जो करंट है, टोटल करंट I इक्वल्स टू दैट इज जस्ट V बाई R इक्वलेंट. तो V इज 30 वोल्ट, 30 बाई 11 एम्पियर. इसको आप ऐसा छोड़ दें. नाउ योर टास्क इज टू फाइंड V1. V1 is nothing but I into R1. So just put that value of I, so that V1 is equal to I is 30 by 11 into R1 is 6. तो 6 3 18 यानी 180 by 11 वोल्ट. ये आ गया V1. V2 is again I into R2. I is what? 30 by 11 into 3. So you'll get 90. 3 3 90 9 और यानी वहाँ पे एक जीरो लग जाएगा, तो 90 by 11 वोल्ट. V3 will be what? This I into R3. So I is again 30 by 11 into 2, that is 60 by 11. The magic is इन तीनों का sum will be equal to 30. You can solve. देखो 180 by 11, 90 by 11, 90, 180, 90 और 60 को सम कर लो, LCM 11 आ जाएगा. तो 180 और 90 आ गया आपके पास, कितना आ गया बोलो? 180 और 90 आपके पास आ गया 270. 270 अपॉन 270 प्लस 60 करोगे तो 330. 330 बाई 11 करोगे तो इट इज 11 3 तो 33 आ गया, तो 30 आ गया वहां पे 30 वोल्ट. तो इनका सम इसके बराबर आएगा. भाई जो भी कुछ बटेगा वो यहीं से बटेगा ना, कुछ इधर बटेगा, कुछ इधर बटेगा, कुछ इधर बटेगा. अच्छा एक बात और, जो पोटेंशियल्स का रेशो है यानी V1 is to V2 is to V3 अगर निकालें, इनका रेशो ले लें तो इक्वल टू क्या आ जाएगा? 180 by 11 is to 90 by 11 is to 60 by 11. काट लेते हैं तो ये 11 11 11 तो कट गया, तो यहां से आ गया आपके पास 32 है ना. 30 से काटो 2 30 से काटो 3 30 से काटो 6 तो ये क्या आ गया? 6 is to 3 is to 2. ये आ गया V1 is to V2 is to V3. ये आ गया ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप का रेशो विच इज नथिंग बट द रेशो ऑफ रेजिस्टेंसेस, दैट इज 6 is to 3 is to 2. वही चीज आ गई. इसके बाद फॉर सर्किट 2, फॉर सर्किट 2 अब सर R इक्वलेंट निकालने हैं. अब R इक्वलेंट निकालनी है तो क्या हो जाएगा? 1 बाई R इक्वलेंट. अब ये 3 है ना, इसलिए आपको पूरा लगाना पड़ेगा. 1 बाई R1 यानी 6 प्लस 1 बाई R1 यानी 3 प्लस 1 बाई R1 यानी 2. अब आप चाहे इनका एलसीएम लेते रहें, करते रहें, जैसा भी करेंगे, पर मैं इसको बताऊं तो मैं एक दूसरे तरीके से करता हूं. मैंने आपको बताया था 60 और 30 का 20 होता है, यानी 6 और 3 का 2 होना चाहिए. भाई इन दोनों को पैरेलल में ले लो, पहले तो इन दोनों को पैरेलल में ले लो, तो R इक्वलेंट इन दोनों का कितना आएगा? तो 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3 यानी 9. यानी ये काटो 3 से, ये काटो 2 से, तो इसका आ जाएगा 2 ओम. एक तरह से देखोगे तो ये पूरा की पूरा जो है ये बन गया आपके पास 2 ओम, और ये 2 ओम और ये 2 ओम अगर देखोगे तो पैरेलल में दिखेंगे ऐसे. ये 2 ओम दिखेगा और इसके साथ नीचे ये वाला 2 ओम दिखेगा. फिर ये सर्किट इधर से 30 वोल्ट इस तरीके से ये सर्किट बन जाएगा. ये 2 ओम 2 ओम. मैंने कहा था जब भी कभी 2 इक्वल रेजिस्टेंसेस पैरेलल में आ जाएंगे तो वो हो जाएगा जैसे R बाय N था. N इक्वल अगर पैरेलल में आते तो R बाय N था, यहाँ कितने 2, तो R बाय 2 हो जाएगा. पर R की वैल्यू कितनी है? 2, तो 2 बाय 2 हो जाएगा. तो कितना बनेगा? 1. यानी इस पूरे का इक्वलेंट रेजिस्टेंस बन जाएगा 1. तो यहां पे हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 1. आप सॉल्व करो, आप चाहो तो उसको सॉल्व करो, मैथमेटिक्स लगाओ. मैं सर्किट प्रॉब्लम्स में मैथमेटिक्स R इक्विवेलेंट निकालने के लिए लगाना प्रेफर ज्यादा नहीं करता, क्योंकि वो ओरली होना चाहिए. आपको वैसी आदत डालनी पड़ेगी, आपको नंबर्स के साथ खेलना आना चाहिए, आपको नंबर्स को ऐसा फटाफट एडजस्ट करना आना चाहिए. 6 और 3 था, फटाफट 6 और 3 का 2 आ गया, 2 और 2 पैरेलल में हो गए, दोनों इक्वल हैं. जब भी कभी 2 इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे तो इक्विवेलेंट उसका आधा हो जाएगा. दिमाग में भर के रखो, जब भी कभी 2 इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे तो इक्विवेलेंट उनका आधा हो जाएगा. 2 और 2 पैरेलल में तो उनका आधा, एक खत्म कहानी.
इतना आपको ध्यान रखना है। बस ये बात आप अगर ध्यान रखें तो चीजें बहुत आसान है। कोई पूछ सकता है सर अगर ये 3 यहां ना होके ऐसा होता, थोड़ा मिटाता हूं सर ये ऐसा होता और ये ऐसा होता, तो भी कोई मैटर नहीं है भाई। सर्किट ऐसा भेदभाव नहीं करता। सर्किट तो फिर से 6 और 3 का पैरेलल, फिर 2 हो जाता, फिर 2 और 2 पैरेलल 1 हो जाता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लोकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉम्बिनेशन से सब कुछ है। अब बात आती है, मैं वापस उसी पे आ जाता हूं क्योंकि लोगों ने उसको ही लेके सॉल्व किया है ना, फिर कहीं गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं इसको फिर बोलता हूं दिस इज I1, दिस इज I2, दिस इज I2 एंड दिस इज I3। मैंने R इक्विवेलेंट निकाल लिया है। सबसे पहले मुझे I निकालना पड़ेगा। तो इस सर्किट को मैं देखूं तो I इक्वल्स टू V बाई R इक्विवेलेंट की तरह मैं देख सकता हूं। अब V यानी आपके पास है 30 बाई R इक्विवेलेंट यानी 1, तो 30 एम्पियर का करंट आ गया। अब 30 एम्पियर का करंट आ गया। अब सर डिवाइड करना पड़ेगा हमें। हाँ, डिवाइड कर लो करंट को। तो अब एक एक करंट निकाल देते हैं, एक एक करंट निकालते हैं। इधर थोड़ा सॉल्व कर लेता हूं मैं, मेरे ख्याल से नीचे का तो दिखता ही है पूरा। अब हम क्या करते हैं, यहां पे सबसे पहले निकालते हैं I1 इज इक्वल टू V बाई R1। I1 इज इक्वल टू V बाई R1। V कितना है तो 30 है, R1 कितना है तो 6 है, 5 एम्पियर आ गया। लो, इस पे से जाएगा 5 एम्पियर। सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस में से सबसे कम जाएगा, सबसे कम रेजिस्टेंस में से सबसे ज्यादा जाएगा। तो I1 हमने निकाल लिया 5 एम्पियर। I2 कैसे निकालें, तो फिर उसके अक्रॉस भी V है, V बाई R2। तो V यानी कितना है तो V है 30 बाई R2। R2 यानी कौन है, 3 माना, अपन ने 3 माना, तो इसको काटो तो देखो 10 आ गया। देखो भाई 6 था तो 5 था, 3 हो गया, यानी आधा रेजिस्टेंस हो गया, तो करंट डबल हो गया। इसका मतलब सर 6 का 1/3 है ये। 2 क्या है, 6 का 1/3, तो इसमें से 6 से 3 गुना जाना चाहिए, यानी इसमें से क्या जाएगा सर, 15 जाएगा क्या। अरे चेक कर लो, फटाफट चेक कर लो। I3 इक्वल टू V यानी 30 बाई 2, लो आ गया 15 एम्पियर। खत्म हो गई बात। और वैसे भी देखो 15, यहां पे कितना था 10 और यहां पे कितना था 5, 15, 10, 25 और 5 30। वैसे भी I की वैल्यू 30 एम्पियर लाई थी आपने कहीं तो भी, ये रही। सब हिसाब इतना क्लीन रहता है ना सर्किट का, वो किसी का उधार नहीं रखता, किसी को उधार नहीं देता। अपना काम निकलो, फटाफट अपना सही काम करो और आगे बढ़ो, बस क्लीन हिसाब है। अब आपने हर ब्रांच में से करंट निकाल लिया, हर ब्रांच में पोटेंशियल ड्रॉप तो सेम ही है, आपने वो भी निकाल लिया और सभी कुछ इसमें से हमने निकाल लिया। सो ये एक बेसिक सर्किट हो गया, ठीक है। इसके बाद आई होप आप वो वाला सर्किट करेंगे सॉल्व। मेरे ख्याल से इसको आपने पहले तो लिख लेना है, फिर आप इस सर्किट को सॉल्व करें, तब तक कि मैं इसको वाइप आउट करता हूं और फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इसको सबने लिख लिया होगा तो मैं इसको वाइप आउट कर दूंगा और फिर हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, इससे ही मिलता जुलता एक सर्किट और मैं बना देता हूं साथ साथ यहाँ पे। दिस इज सर्किट नंबर 1, दिस इज सर्किट नंबर 2, ठीक है। इसी से मिलता जुलता एक सर्किट और, यहां से ऐसा, ये पॉइंट है B और ये पॉइंट है A, आपको RA भी निकालना है, ठीक है। तो आपके पास अभी 2 क्वेश्चन हैं, आप इसको देखें तब तक कि हम इसको नेक्स्ट क्वेश्चन की तैयारी करेंगे, ठीक है ना। इसको हटाते हैं यहाँ से। बड़ा सिंपल है, बस आप बेसिक बातें याद रखें, जो मैं बोल रहा हूँ उसे मानें, जो मैं बोल रहा हूँ उसे फॉलो करें, अदरवाइज थोड़ी दिक्कत आएगी। अगर फॉलो करेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ इसके जैसा आसान चैप्टर नहीं है। और एक सबसे बड़ी बात है कि इस चैप्टर से आपको शॉर्ट क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं, और जब आपको इससे शॉर्ट क्वेश्चन मिलते हैं तो इस एक चैप्टर की एक और खासियत यह है कि अगर आपको ये चैप्टर के बेसिक्स अच्छे से आते हैं तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होने वाला है। तो इन कंडीशंस में जब आप देखते हैं चीज़ों को तो आपको बहुत ही अच्छे यानी ये समझ के चलो कि आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा, आपको सारा की सारा करेक्ट आंसर मिल जाएगा और आपकी कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। तो मैं उसके आगे बढ़ता हूँ, एक सर्किट प्रॉब्लम और देता हूँ। फॉर द गिवन सर्किट फाइंड करंट इन 2 ओम रेजिस्टर। कितना समय बचा है मेरे के, कितना समय हो गया है, 1 आवर हो गया है पूरा, ओके।
तो वी आर एक्सीडिंग द लिमिट। देखते हैं, ये क्वेश्चन तो हम सॉल्व करेंगे ज़रूर, फिर हम शायद इसमें रुक जाएं यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसको तो हम फास्ट करेंगे ही सॉल्व। तो जैसे कि मैंने कहा कि आप इस चैप्टर के ऊपर बहुत अच्छा काम करें, डेफिनेटली ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देगा, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जो अगर आपने इसके बेसिक्स अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लिए तो ये चैप्टर आपको धोखा नहीं देता। मैकेनिक्स में सम टाइम इट हैपन्स कि मैकेनिक्स के कई क्वेश्चन में छोटी छोटी एरर करके हमारे क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाते हैं, बट इस चैप्टर की खासियत है कि अगर आप इस चैप्टर के साथ सही जस्टिस करोगे, अगर आप इस चैप्टर के साथ अच्छा जस्टिस करोगे तो ये चैप्टर आपके साथ बहुत ही अच्छा जस्टिस करेगा, यानी यहाँ आपकी गलतियां नहीं होंगी। चलिए तो मैं इसकी तरफ आ जाता हूँ। दिस इज द फर्स्ट सर्किट, ठीक है ना। हम पहले फर्स्ट सर्किट की बात करें। एक सिंपल बात देखें तो ये जो ए है, ये ए से डायरेक्ट वायर इधर से इधर जुड़ गया है, यानी इसको कहते हैं शॉर्ट कर दिया इसको हमने, डायरेक्ट जोड़ दिया। वैसे यहां और यहां भी शॉर्ट कर दिया। आपको थोड़ा याद होगा कि 7.5 GB रिमेनिंग ना, हाँ बस ये क्वेश्चन आपको थोड़ा याद होगा। जब लास्ट 1 GB बचेगा ना तो बताना। आपको थोड़ा याद होगा कि शॉर्ट करने का मतलब क्या होता है। जैसे बैटरी में याद है शॉर्ट सर्किटिंग लिखाया हमने, इसकी जस्ट थोड़े दिन पहले ही एक आध वीडियो में आपने देखा, बैटरी जब पढ़ रहे थे तब। शॉर्ट करने का मतलब क्या होता है, दोनों पॉइंट के पोटेंशियल्स इक्वल हो जाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाता है। यानी इसका मतलब कि अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल A है तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल A ही रहेगा, और इस पॉइंट का पोटेंशियल B है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी B ही रहेगा। जिसको शॉर्ट सर्किट की कंडीशन नहीं पता वो मेरे पिछले वीडियो में जाके जरूर देखें। उस वीडियो के अंदर हमने बैटरी को कैसे शॉर्ट सर्किट किया जाता है वो समझाया है। अगर आप वो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि ये जो पोटेंशियल होते हैं वो सेम हो जाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाता है। उस कंडीशन को या उस परिस्थिति को कहा जाता है शॉर्ट सर्किट कर देना। वो हमने कर रखा है। अब सिर्फ यहां क्या करना है आपको कि ये भी ए पॉइंट है, ये भी ए पॉइंट है, तो आपको सिर्फ यहां पे क्या करना है, सर्किट को थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में फिर से रीड्रॉ कर लेना है। आपके पास दो ही पॉइंट है ए और बी, जिनके अक्रॉस आपके सारे रजिस्टर्स लगे हुए हैं। ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये सारी वैल्यूज आर के बराबर है, ठीक है, ये सारी आर है। आपको ये कर लेना है कि आपको सिर्फ इन ए बी के, क्योंकि देखो ए है, बी है, ए है, बी है, इसके अलावा कोई तीसरा पॉइंट तो है नहीं, यानी सारे रजिस्टर सिर्फ ए और बी के बीच में ही लगे हुए हैं। पर कैसे लगे हैं वो देखना पड़ेगा। उसके लिए हम एक सिंप्लीफाइड सर्किट को रीड्रॉ कर ले रहे हैं। ये ए है, ये वाला पॉइंट बी है, इसके बीच में एक रजिस्टर लगा है, तो मैं इसको थोड़ा सा यहां पे मिटा दूंगा, एक रजिस्टर लगा दूंगा। लो भाई, ये एक आर आ गया मेरे पास, ये वाला लिख दिया मैंने। आप देखोगे तो ये वाला रजिस्टर भी देखो ए और बी के बीच में ही लगा है, यानी ए और बी के बीच में एक और रजिस्टर लगा हुआ है। इस तरीके से जोड़ दूंगा, ये वाला भी आ गया मेरे पास। और आप देखोगे तो ये रजिस्टर भी किसके बीच में है, ए और बी के बीच में लगा है, तो यहां पे एक और रजिस्टर आ गया, ये वाला रजिस्टर आ गया, ये आर। अब जरा देखो जरा ये कैसे दिखते हैं तुम्हें, 1 2 3 तीनों कैसे दिखते हैं, ऑल आर इन पैरेलल और इक्वल रेजिस्टेंसेस। इक्वल रेजिस्टेंसेस जब पैरेलल में होते हैं तो आर इक्वलेंट होता है आर बाई एन, इक्वल एन। अब एन कितने हैं, एन यानी 1 2 3, हियर एन इज इक्वल टू 3, सो आर इक्वलेंट 1/3 हो जाएगा भाई, सीधा सीधा आर बाई 3। कितना सिंपल, सिंपलेस्ट थिंग। यू कैन इजीली रिड्यूस द सर्किट, यू कैन इजीली रिड्यूस द सर्किट। इसको भी रिड्यूस कर देते बहुत फास्ट। फिर वही काम भाई, ये वाला ए है तो ये वाला भी ए होगा। यहां से शॉर्ट हुआ है क्या, बीच में रेजिस्टेंस आ गया, ये वाला ए नहीं हो सकता। अब कंडक्टिंग वायर लगेगा तो शॉर्ट होगा भाई, बैटरी के बाहर कोई रजिस्टर लगाओगे तो शॉर्ट थोड़ी होगा। ये वाले शॉर्ट है तो यहां पे ये बी है तो यहां पे भी बी होगा। पर फिर ये पॉइंट को क्या बोलूं सर, यहां से ए था, ये रजिस्टर आ गया, तो अब इसका पोटेंशियल अलग होगा, इसका नाम कुछ और होगा, सी। डेफिनेटली ये बी भी नहीं होगा क्योंकि इस पॉइंट से लेके यहां तक बीच में एक रजिस्टर है, तो ये बी तो नहीं हो सकता क्योंकि यहां भी रजिस्टर है, और ए नहीं हो सकता क्योंकि यहां रजिस्टर है, इसलिए इसको नया नाम देना पड़ेगा, सी। अब आपके पास यहां 3 पॉइंट्स हैं बना दो भाई 3, ए बी सी, ऐसे बना दो। अब पर यहां देखो थोड़ा सी बीच में दिखता है, तो मैं एक काम करता हूं, यहां सी को बीच में ले लेता हूं, बी को लास्ट में ले लेता हूं।
थोड़ा ज्यादा इजी हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, जस्ट ए और बी के बीच में ये रजिस्टर है, तो ए और बी यानी ऐसा थोड़ा बाहर से दिखाना पड़ेगा, ये ए और बी, ये रहा एक रजिस्टर, ये वाला आ गया। ए और सी के बीच में एक रजिस्टर ए और सी यानी ये वाला रजिस्टर, ये लो ए और सी। फिर इसके बाद एक बी और सी के बीच में रजिस्टर है, तो ये लो बी और सी के बीच में रजिस्टर लिख दिया हमने। फिर एक सी और बी के बीच में रजिस्टर है, तो सी और बी के बीच में एक और है, यानी इसको मैं ऐसा ऊपर से दिखा देता हूं, सारे यार है। आपको अब समझ में आ रहा होगा कि हमें तो लिखना था ए और बी के अक्रॉस, तो दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। अब ए और बी के अक्रॉस लिखना है आपको। तो ये देखो ये दोनों कैसे दिखते हैं, ये पैरेलल में दिखते हैं, ये इसके साथ सीरीज में दिखते हैं, और ये पूरा ओवरऑल पैरेलल में दिखता है। तो आप ये कर सकते हैं कि ये दोनों आर और आर पैरेलल में है, इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो आर बाई, जैसे यहाँ पे आर बाई एन तो 3 थे तो इसलिए आर बाई 3 हुआ था, यहाँ 2 है तो आर बाई 2 हो जाएगा, इसका वैल्यू आर बाई 2। अब आप फिर से इस सर्किट को थोड़ा रिड्यूस करके बना सकते हैं। यहाँ पे ये एक तो ऐसा ही बनेगा, ये वाला आर, ये वाला पॉइंट ए है, यहाँ इन दोनों को मिला के एक बन जाएगा, वो बन जाएगा आर बाई 2, ये वाला पॉइंट बी है, और यहां से एक इनके साथ पूरा ओवरऑल पैरेलल में है, ये एक आर है। ये समझ में आता होगा कैसा है, आर और आर बाई 2 सीरीज में दिख रहे हैं, तो इनका मिला के आपको मिल जाएगा आर और आर बाई 2 यानी आर प्लस आर बाई 2, यानी कि कितना हो जाएगा 3r बाई 2। और ये 3r बाई 2 और आर अब कैसे दिखते हैं आपको, तो ये आपको ऐसे ही सर्किट को रिड्यूस करते हुए चले जाना है। ये आपको दिखेगा, ये वाला पॉइंट हो गया आपके पास बी, और ये वाला पॉइंट हो गया ए, और इसके साथ ये वाला हो गया आपके पास 3r बाई 2, और ये हो गया r। तो अब जो इसका इक्विवेलेंट बनेगा, मैंने कहा था दो पैरेलल में तो इक्विवेलेंट होगा r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2, तो इसको r1 ले लो, इसको r2 ले लो, तो इट इज 3r बाई 2 इंटू r अपॉन 3r बाई 2 प्लस r, 3r बाई 2 प्लस r, डेढ़ में एक मिल जाएगा तो 2.5 हो जाएगा, यानी 5r बाई 2 नीचे आ जाएगा। ये बनेगा 3r स्क्वायर बाई 2 और नीचे आ जाएगा 5r बाई 2, एक r कैंसिल करो, 2 को कैंसिल करो, यानी क्या बनेगा 3 बाई 5r, ये आ जाएगा। वेरी सिंपल, दीज क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल। बस आपको कुछ बेसिक चीज़ों को फॉलो करना है, अगर आप फॉलो करते हैं तो बड़ा आसानी से आप आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, आई होप ये आपने लिखा होगा, मैं बड़े डिटेल में बताते चल रहा हूँ इसको, आई होप ये आपने लिख लिया होगा। अभी डिटेल में बता रहा हूं, बट आफ्टर सम टाइम मैं इतना सारा नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, मैं डायरेक्ट चीजें ओरली करूंगा। बस आज एक हाथ 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इसलिए ऐसे करा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में जो कंडीशन है, जो प्रोसेस है वो आ जाए। अब इसमें आपसे कहा जा रहा है फॉर द गिवन सर्किट फाइंड द करंट इन 2 ओम रेजिस्टेंस, यानी ये वाला, इसमें से करंट निकालना है आपको। सबसे पहली चीज, इस सर्किट में बहुत सारा सीखने लायक है, इस सर्किट को हमें बहुत डिटेल में देखना है। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे सर्किट को रिड्यूस करके आर इक्विवेलेंट निकाल के एक टोटल करंट निकालूंगा, क्योंकि यहां एक बैटरी लगी है, इसमें से करंट जा रहा होगा आई, ये करंट जाएगा यहां से आई, ये करंट आगे जाके डिवाइड होगा। जब ये करंट आगे जाके डिवाइड होगा, मैं थोड़ा इस 2 ओम के रजिस्टर को थोड़ा आगे बना देता हूं ताकि हमारे पास लिखने के लिए जगह हो। तो यहां जाके कुछ डिवाइड होने वाला है, यहां लेट अस से दिस इज I1, लेट अस से दिस इज I2, लेट अस से दिस इज I3, और फिर ये I1 I2 I3 जाएंगे अपनी अपनी ब्रांच से, ऐसे होके आएंगे। अच्छा, ये जो I1 I2 है, यहां से भी आएगा I1, यहां से आएगा I2, और यहां से जो जाएंगे वो, सॉरी इसको मैं I2, और यहां से जो जाएंगे वो आएगा I1 प्लस I2, और यहां से आने वाला है I3, तो फिर यहां पे फिर I3 और I1 प्लस I2 ऐड हो जाएंगे जब, तो फिर से बन जाएगा I। पहले सर्किट को समझें, ऐसा होगा। मैं सब सारे करंट निकाल लेंगे। अब हम, कोई सोच रहा होगा सर KVL लगा दूं क्या? यहां लगाओ, पर KVL को लगा के लाइफ मिजरेबल हो जाएगी, क्योंकि यहां कोई दूसरी बैटरी नहीं है। इधर कोई और बैटरीज लगी होती ना तो KVL के अलावा कोई चारा नहीं था, पर यहाँ बैटरीज नहीं है, यहाँ आर इक्विवेलेंट का खेल है। देखो यहाँ आर है, कोई और बैटरी नहीं है, तो इस ब्रांच में हम आर इक्विवेलेंट लगा सकते हैं। फिर इस और इस ब्रांच के बीच में कोई और बैटरी नहीं है, तो यहाँ आर इक्विवेलेंट लगा सकते हैं। इधर देखोगे तो पूरा इस मामले को देखो, यहाँ कहीं कोई बैटरी नहीं है, इस पूरे को रिड्यूस किया जा सकता है। तो क्यों अपनी लाइफ मिजरेबल बनाना चाहते हो? क्यों लगाना चाहते हो? तो इसीलिए ये जो आर इक्विवेलेंट का सहारा है, ये जो आर इक्विवेलेंट एक हथियार है, ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जो एक हथियार हमारे हाथ में है,
इसको तरीके से यूज करना सीख लो, बस इसको तरीके से यूज करना सीख लोगे तो सब कुछ काम बन जाएगा। अगर गलत यानी मेथड को चूज करोगे तो समय भी बहुत लगेगा। नो मैटर, आपको मेथड बहुत अच्छे से आती है, आपने पूरी ईमानदारी से लगाई है, आपने सब कुछ सही कर लिया, आंसर भी निकाल लिया, पर परेशानी यह है भाई, जहां आंसर आपको 50 सेकंड के अंदर निकालना था वहां आप 10 मिनट करते रहे सॉल्व से, और आखिर में आंसर निकाल के इतने खुश हुए, देखो वाह मेरा आंसर आ गया। पर एक सिंपल बात है, वो आंसर आपको उठा नहीं रहा, दोबारा है, क्योंकि वो आंसर आपके 10 मिनट ले जा चुका है जो आपके दूसरे सवालों के थे, तो वहां तो मामला खत्म हो गया। अब हम इस सर्किट को पहले रिड्यूस करेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे, यानी आपको दिख रहा है यहां से I1 जा रहा है, यहां से I1 जा रहा है, यानी सेम करंट जा रहा है। इट मींस दीज टू रेजिस्टेंसेस आर इन सीरीज, एज इफ दे आर इन सीरीज, सो आई कैन ड्रॉ, आई कैन रिड्यूस इट। मैं इसी को मिटाते जाऊंगा, और आपको ध्यान रखना है कि मैं मिटाते जा रहा हूं, किस किस को मिटाते जा रहा हूं, कैसे मिटाते जा रहा हूं। तो ये 2 और 1 को मैं मिटा दूंगा, और मैं इसको मिटा के अब एक ही रजिस्टर यहां लगा दूंगा, यहां एक ही रजिस्टर लगा दूंगा, और वो एक रजिस्टर मैं कुछ ऐसा लगा देता हूं यहां पे, और ये हो गया आपके पास एक रजिस्टर जो 2 और 1 को मिला के था, वो था 3 ओम का। अब आपको ये समझ में आता होगा, ये I1 जा रहा है इसमें से पूरा, ये इधर से जा रहा है I2, दो I1 I2 दोनों अलग हैं। ये बात आपके दिमाग में आ रही होगी कि ये और ये, अब ये दोनों ब्रांचेस देखो जरा क्या फीलिंग आता है देख के। आप चाहो ना तो इसको यहां से ऐसा भी कर सकते हो, इसको लेके इधर जोड़ दो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अगर देखोगे तो ये दोनों ब्रांचेस को लेके आपको क्या फीलिंग आता है, दोनों पैरेलल में है। मैंने बताया था 6 3 60 30 20, 6 3 2 60 30 20, 6 3 2, ये दोनों पैरेलल में है, यानी 6 और 3 पैरेलल में। फिर एक बार मैं निकाल के बता देता हूं, पर 6 × 3 अपॉन 6 + 3 9, ये 3 से काटो, 3 से काटो, 2 से करो, 6 3 2 60 30 तो 20, ध्यान रखो। यानी अब मैं इस पूरी को सर्किट को रिड्यूस, यानी अब I1 I2 चले गए, I1 I2 चले गए, I1 I2 तो इसके अंदर ही आ गए। अब इस पूरी सर्किट को मैं हटा के, इस पूरी सर्किट को मैं हटा के यहां पे क्या कर सकता हूं, तो मैं इस पूरी सर्किट को हटा के, यहां से इस पूरे रेजिस्टेंस को हटा के, यहां सब कुछ हटा के मैं सिर्फ एक रजिस्टर लगा सकता हूं जो कि 2 ओम का है। देखो मैंने कहा था इक्विवेलेंट क्यों ढूंढते हैं, ताकि बल्कीनेस कर दी जाए कम। अब बताओ पहले के मुकाबले ये इजी नहीं दिखता क्या, ये आ गया 2 ओम। अब आपको एक और चीज दिखती होगी कि भाई I1 + I2, यहां तो अब दोनों घुस गए ना एक साथ, I1 + I2। अब ये I1 + I2 यहां से भी निकल के कौन गया था, I1 + I2, देखो लिखा हुआ है यहां भी कौन है, I1 + I2, यहां भी I1 + I2, वही सेम करंट जा रहा है। तो फिर इन दोनों को कैसे बोलोगे, इन दोनों को क्या बोलोगे, ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे हो गए, सेम करंट जा रहा है तो दोनों रेजिस्टेंस कैसे हो गए, सीरीज में हो गए। बस तो अब इन दोनों की बात करो सीरीज की, तो 2 और 4 सीरीज मतलब 6। आप अब इसको फिर और रिड्यूस कर सकते हो, इसको और रिड्यूस कर सकते हो। इधर से तो I3 था, अब इसको मैं ऐसा बना देता हूं, 6 और कितना था, 4 और 2, शायद 6 था ना, 6 ओम, 4 और 2 यानी 6। अब इसमें से जा रहा था अपने पास I1 + I2 करंट। अब फिर देखोगे तो ये I1 + I2 है, इधर से जा रहा है I3, और ये दोनों की ब्रांच अब कैसी है समझ में आनी चाहिए आपको। ये चीज है कैसी है, ये है पैरेलल। फिर आ रहा है 6 और 3, 6 और 3 का क्या हो जाएगा 2, तो इसको भी मैं अब हटा दूं, इसको पूरा हटा दूं। अब I1 + I2 + I3 टोटल करंट आ गया ये, और यहां एक ही रजिस्टर लग जाएगा, वो हो जाएगा 2 ओम का। अब ये एक सिंगल लूप में कन्वर्ट हो गया, पूरा की पूरा क्वेश्चन एक सिंगल लूप में कन्वर्ट हो गया। अब इसके पास ये सिर्फ I करंट है, 4 ओम, 2 ओम और 4 ओम, 4 और 2 और 4, यानी आपको मिला R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4 + 2 6 और 4 10, 10 ओम का R इक्विवेलेंट मिला। और I इक्वल टू E/R, यानी E या V/R इक्विवेलेंट, यानी ये कट गया, यानी 12 एम्पियर का करंट आ गया, करंट आ गया 12 एम्पियर, टोटल करंट 12 एम्पियर आ गया, R इक्विवेलेंट 10 ओम आ गया। बहुत मजेदार, बहुत बढ़िया चीज, बहुत जबरदस्त चीज, बहुत सीखने वाली बात। रिड्यूस करते चले गए, यहां तक पहुंच गए। अब यहां से आगे का खेल जो है
भाई देखो आपको पूछा गया था 2 ओम के रजिस्टर में से करंट निकालो, क्या वो ये 2 ओम है? ये वो 2 ओम नहीं है भाई, वो जो अंदर आप दबा चुके हो वो 2 ओम है। अब उसको वापस अनफोल्ड करना पड़ेगा। करते हैं अनफोल्ड। यहां से करंट तो वापस से उतना ही जाएगा आई के बराबर, और इस दोनों पॉइंट के अक्रॉस भी ड्रॉप अगर हम पोटेंशियल का देखें तो हमें पता चल जाएगा। इसके अक्रॉस वी होता है आई आर के बराबर, और आई जो है वो तो जा रहा है 12 एम्पियर के बराबर। तो यहां जो पोटेंशियल ड्रॉप आया है ना इसके अक्रॉस, ये इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस, ये आई आर के बराबर आया है। यानी आई यानी कितना हो गया तुम्हारा 12 इंटू 2 यानी 24 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस है आपके पास। इसके आगे ही सारा खेल है, यानी ये पूरा 24 वोल्ट ही इनके आसपास पैरेलल में गिरा हुआ है। अब वापस आते हैं, इसको खोलते हैं। अगर इसको खोलते हो तो ये वाला जो पॉइंट है मैं इसको नाम ए और बी दे देता हूं। मैं यहां ए और बी को फिर से ड्रॉ करता हूं। ये बी, दिस इज बी, दिस इज ए और बी के अक्रॉस अगर देखें तो एक्चुअली रियलिटी में 3 ओम का रजिस्टर लगा था, और उसके साथ जस्ट पहले मैंने जो लगाया था वो 6 ओम था। थोड़ा पीछे जाके देखना 6-3 उसी का कॉम्बिनेशन 2 आया था। इसका मतलब 2 पैरेलल में जो भी रजिस्टर होते हैं उनके अक्रॉस पोटेंशियल सेम होता है, यानी यहां भी 24 वोल्ट है, यहां और यहां। अब जो करंट था ये I3 था और ये वाला I1 प्लस I2 था, अगर आपको याद आता होगा तो। थोड़ा पीछे जाके देखो, मुझे तो याद है। अब ये I1 प्लस I2, ये I1 प्लस I2 और ये I3, हम इनकी वैल्यू निकालें तो मुझे I3 इज इक्वल टू V बाई आर यानी 24/3 यानी 8 एम्पियर करंट मिल जाएगा। और I1 प्लस I2 की जो टोटल वैल्यू है वो V बाई आर यानी 24/6 यानी 4 एम्पियर करंट मिल जाएगा। सोचो इसके आगे बढ़े, इसके आगे बढ़े तो सर कैसा था सर्किट? चलो इसके आगे का सर्किट की बात करते हैं। ये 3 था, फिर ये 6 आया था। तो ये 6 आया था तो मुझे याद आता है कि यहां पे कुछ तो भी था 2, और यहां पे कुछ तो भी था शायद 4 ओम 2 ओम, ठीक है, 4 ओम 2 ओम और ये वाला 3 ओम, शायद ऐसी था। मुझे थोड़ा यहां सॉरी यहां पे था 4 ओम, और वो जो इक्विवेलेंट निकल के आया था ये वाला था 2 ओम, ठीक है। अब यहां से तो जाता है I3, और ये तो दोनों सीरीज में थे, तो यहां पे तो I1 प्लस I2 ही जा रहा था, यानी इस 2 के अंदर छुपा है हमारा वो 2 ओम। इस सर्किट को और अनफोल्ड करोगे आप, और अनफोल्ड करोगे आप। मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पे वो सर्किट को एक बार रीड्रॉ कर ही देता हूं, शायद उससे ज्यादा आसानी हो। थोड़ा सा एक बार रीड्रॉ कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसा था, ये कुछ ऐसा था, ये वाला 3 ओम था। फिर इसके बाद में यहाँ पे हमारे पास जो 2 ओम की हमें वैल्यू निकालनी है वो था। फिर यहाँ पे हमारे पास 1 ओम का भी रेजिस्टेंस था। सबसे पहले वाले सर्किट पे आ गया हूं मैं, ठीक है। और यहाँ हमारे पास एक 6 ओम का रजिस्टर था, ठीक है। और यहाँ पे 6 और 3 2 यानी ये वाला 4 ओम का रजिस्टर था, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास एक 4 ओम भी था, और यहाँ पे हमारे पास एक और 4 ओम था, और यहाँ हमारे पास 120 वोल्ट का बैटरी था, ठीक है। सो दिस वाज द सिनेरियो। अब हम पता है कहां तक पहुंच गए। ये 4 तो है हमारे पास, और इसका कॉम्बिनेशन पे आ गए हम, क्योंकि ये 2 और 1 3 सीरीज में था, और 6 ये 3 और ये 6 और 3 यानी ये 2। मैं अब इसको थोड़ा अनफोल्ड और करता हूं। मैं इसको अनफोल्ड करूंगा तो मुझे ये वाला सर्किट मिल जाएगा। देखो मैं इसको ऐसा जोड़ देता हूं तो अब मुझे ये पार्ट दिखेगा। तो अब मैं इस पार्ट पे आ जाता हूं। तो एक्चुअली अब ये जो पार्ट है, देखो जरा इसको यहां से, दिस इज दी 3 ओम रजिस्टर, ठीक है, दिस इज दी 4 ओम रजिस्टर, और मैं ये 2 के अब इसको थोड़ा अनफोल्ड कर रहा हूं। तो इधर मेरे पास एक 2 है, इधर मेरे पास एक 1 है, और यहां से मेरे पास एक रजिस्टर है जो ऐसा लगा हुआ है, और वो है मेरे पास 6 ओम का रजिस्टर। ये 2 ओम का रजिस्टर है, ये 1 ओम का है, ये 4 ओम का है।
और ये 3 ओम का है। मेरा मोटिव है इसमें से जाने वाले करंट को निकालना, जिसको मैंने I1 नाम दिया था, इसको मैंने I2 नाम दिया था, और ये मेरा I3 था। ठीक है, अब इसमें ना बड़ी मजेदार चीज मैं सिखाना चाहता हूं जो पता चलेगी आपको। जो 24 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप है वो इसके अक्रॉस है, यानी इस 3 के अक्रॉस और इस पूरी ब्रांच के इक्विवेलेंट के अक्रॉस। यानी अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखूं तो ये 3, ये वाला 3 और 6 2 और ये 4, यानी ये 24 वोल्ट ऐसे डिवाइडेड है। देखो ये ऐसे, इसको अगर देखूं तो 2 और 1 3, 3 और 6 पैरेलल में, यानी ये 2 ओम और यहाँ का 4 ओम, ये ऐसा हो गया। थोड़ा इसको समझने की कोशिश करो। ये ए, ये बी, ए बी के अक्रॉस 3 ओम भी है और ए बी के अक्रॉस ये 2 और 4 6 ओम भी है। दिस इज ए, दिस इज बी। थोड़ी कोशिश करो, थोड़ी कोशिश करोगे तो मजा आएगा समझने में। इसी को मैं अगर और खोल दूं तो ये 2 ओम मुझे इन 6 और 3 से मिला है, तो मैं इसी को कैसा बना सकता हूं? देखो जरा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये इधर से ऐसा, ये ऐसा, ये बी, ये 4 ओम, इसका 2 है, यानी यहां वाला 6 है, ये वाला 3 है, ये वाला पोर्ट ए है, ये 4 ओम उठा के ऊपर रख देता हूं अभी, और ये वाला बी है, ये 3 ओम है, ये 6 ओम है, ये 4 ओम है। देखो मजा आया क्या थोड़ा सा? अगर मजा आया तो बताओ। अब यहां से 3 ओम है तो इसमें देखो, इसमें जा रहा है आपका I1। एक्चुअली ये 3 ओम यानी 2 ओम और 1 ओम में से जा रहा है I1, यानी I1, और यहां से जा रहा है I2, और जो 4 ओम है उसमें से जा रहा है I1 प्लस I2। बात को सोचो। और 3 ओम वाले में से जा रहा है I3। सोचो, ये बात समझ में आती है तो बताओ। ये बात समझ में आती है तो बस फिर काम खत्म है। मैं बड़े आराम से इसको इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि ऐसे सर्किट प्रॉब्लम्स को तुम्हें खोलना आना चाहिए। अब हमारे पास समय की कमी हो गई है बहुत ज्यादा, बस इसको खत्म कर देंगे जल्दी से और काम बन जाएगा। फिर अब क्या होगा? अब हमें I1 निकालना है, I2 निकालना है, और फिर I1 निकाल देंगे जो कि 2 ओम से जा रहा है। बस वो हमारा काम है। हमारे पास इस पूरे के अक्रॉस 24 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप है। अगर 24 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप है हमारे पास, तो हम एक काम कर सकते हैं। हमारे पास I1 प्लस I2 भी है, तो हम इसके अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप लिख सकते हैं, सिर्फ ये 4 ओम के अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप, यानी I1 प्लस I2 इंटू R। यानी ये जो पोटेंशियल ड्रॉप आ गया, I1 प्लस I2 की वैल्यू देखो ऑलरेडी निकाल रखी है, 4 एम्पियर, तो 4 और इंटू 4, यानी V जो आ गया, मैं इसका नाम रख देता हूं CB। CB के अक्रॉस जो आ गया वो 16 वोल्ट आ गया। इसका मतलब ही VAC जो मुझे मिल गया, VAC जो मुझे मिल गया, ये पूरा 24 था, ये 16 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा? VAC मेरे पास हो जाएगा 24 में से 16 गए, यानी 8 वोल्ट हो जाएगा मेरे पास VAC। यानी इस ब्रांच के अक्रॉस मेरे पास 8 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप है, VAC, यानी 8 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप है। ये पता चल गया मुझे, बस खत्म। इसके अक्रॉस भी उतना ही, इसके अक्रॉस भी उतना ही, यानी कि VAC इक्वल टू I1 इंटू 3 भी लिख सकता हूं मैं, या फिर उसको I2 इंटू 6 भी लिख सकता हूं मैं। VAC मेरे पास 8 है, तो 8 मुझे निकालना कौन है? मुझे निकालना है I1, तो मुझे निकालना है I1, तो I1 इंटू 3, सो I1 इज इक्वल टू 8/3। I1 इज इक्वल टू 8/3। मैं I2 भी निकाल देता हूं, तो I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8/6, यानी कितना हो जाएगा? 4/3। I2 इज इक्वल टू 4/3। लो, सारा आ गया। हाँ, पर इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करता तो मैं ऐसा नहीं करता डेफिनेटली। मैं इसको कैसे सॉल्व करता तो मैं आपको बताऊं, मैं ओरली सॉल्व करता। थोड़ा सा समय, कितना जीबी बचा है? 45। हाँ, बस मैं इसको सॉल्व करता तो देखो कैसे करता, सिर्फ 30 सेकंड में बताऊंगा। 2 और 1 3, 3 और 6, 6 3 2, 2 और 4 6, 6 और 3 2, 2 4, 4 और 2 8, 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 आ गया मेरे पास R इक्वलेंट। I इक्वल टू 120/10। I आ गया टोटल करंट मेरे पास, I आ गया टोटल करंट मेरे पास 12 एम्पियर का। 12 एम्पियर के करंट को अब मुझे डिवाइड करना है, तो मेरे पास ये वाला जो पूरा सर्किट है, ये वाला पूरा सर्किट है मेरे पास। 2 और 1 3, 3 6 2 6, और ये पूरा मिल गया मेरे को 6 ओम का। यहां पे मिल गया मुझे, कितना मिल गया? 6 ओम। 6 ओम और 3 ओम में मुझे डिवाइड करना है यहां से आने वाला 12 एम्पियर के करंट को।
अब जब 12 एम्पियर के करंट को मुझे 6 और 3 में डिवाइड करना है, यानी यहाँ पे क्या है रेजिस्टेंस 2:3, 2:1, 2:1, 6 और 3 का रेशो क्या हो गया 2:1, तो करंट कैसे डिवाइड होगा 1, यहाँ पे होगा 2 और यहाँ पे होगा 1, तो यहाँ पे होगा 2 और यहाँ पे होगा 1 और 2 और 1 होगा, तो इसके हिसाब से बंद हो गया। बच्चों हमें यहाँ रुकना होगा, एक्चुअली मेमोरी का काफी प्रॉब्लम है, तो हम यहाँ रुक जाएंगे क्योंकि वीडियो स्पेस खत्म हो गया।